दीजिए, पैसे हम दे देंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। मैं लवंदा एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश की। लगभग हमने अभी यूपी टेट के काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब हम आगे जो करने जा रहे हैं, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए लगभग, है ना। 300 से 400 क्वेश्चंस को कवर किया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। अभी हम ऐसे ही यूपी टेट के और क्वेश्चंस, आयोग में जो भी क्वेश्चंस यूपी टेट लेवल के आपके सिलेबस से मैच करते हैं, मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सारा मैं कराने का प्रयास करूंगी। तो एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करें। आए सभी स्टूडेंट क्लास में, जितने भी स्टूडेंट है क्लास में, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को एक बार शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए फटाफट से शेयर करिए। हाँ, अभी हमारी कुछ दिन और क्लास, ठीक है, जो क्लासेस है वो टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर चलेंगी। बाकी जैसे ही हमारे चैनल में जो टेक्निकल इशू है या हैकिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी तो हमारे क्लासेस चलने लगेंगी रेगुलर टीचर्स एकेडमी चैनल पर। अभी ये टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। वहां पे आपको कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, तो सभी स्टूडेंट उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपना। और हमारा ये 29 मार्च से तर्कस बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी स्टूडेंट इस बैचेस से जुड़ना चाहते हैं प्रॉपर, तो वो वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखेंगे आप लोग नौकरी बचाओ, है ना। जो बच्चे किस में है, जॉब में है, वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, उनके लिए दिक्कत है, ठीक है। वो जैसे जॉब में है तो भाई उनके पास एक तो समय भी कम होता है, एक हमारी हैबिट भी छूट गई है पढ़ने के लिए। तो कम चीजों के साथ हम आप लोगों को कुछ स्पेशल प्रिपरेशन कराएंगे। तो हमने जॉब वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक बैच स्टार्ट किए हैं। तो जो भी बच्चे उससे जुड़ना चाहते हैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। तो हमारा तर्कस बैच चल रहा है यूपी टेट 2026 का, ठीक है। चलिए अब हमारा स्क्रीन पर आता है पहला क्वेश्चन। वर्तमान में अंकोर वाट जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, बताएंगे क्या सभी स्टूडेंट? वर्तमान में जो अंकोर वाट है वो कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट हमारा कहाँ पर है? वर्तमान में जो अंकोर वाट है आपका वो कहाँ पर स्थित है? इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बहुत है हो रहा है। तो बताइए, कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में, म्यांमार में? आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स और प्रॉपर वे में सबके रिस्पॉन्स आने चाहिए, पॉजिटिव वे में, ठीक है। और सारे स्टूडेंट का मैं रिस्पॉन्स चाहती हूँ, सभी स्टूडेंट आंसर भी करेंगे फटाफट फटाफट से, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट क्लास में है प्रॉपर मैं रिस्पॉन्स चाहती हूँ सभी बच्चों से, ठीक है, फटाफट, ठीक। जो भी बच्चे क्लास में, मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स से। तो अंकोर वाट मंदिर कंपूचिया में स्थित है। यह मंदिर किसको, कहाँ पे, कंपूचिया में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। यह किसको, मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य में कन्नौज पर शासन किया गया था? देखिए कन्नौज, आपने देखा होगा ट्रिपटाइल संघर्ष जो था आपका, है ना। क्या था, त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष, और काफी चर्चा में रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट इससे वाकिफ होंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य में ने कन्नौज पर शासन किया था? कौन सा ऐसा साम्राज्य था जिसने कन्नौज पर शासन किया था? राठौर ने, गुर्जर प्रतिहार ने, चौहान ने, या फिर पाल ने? बताइए किसने किया था कन्नौज पर शासन प्राप्त करने के लिए? त्रिपक्षीय संघर्ष किसने किया था? वत्सराज ने की थी, है ना। किसने इसकी स्टार्टिंग की थी? वत्सराज ने। किसने? वत्सराज ने। वत्सराज ने इसकी स्टार्टिंग की थी, है ना। तो फिर पूछ रहा है आपसे कि किसने किया था, तो
कन्नौज पर शासन किया था, इसमें शामिल कौन थे आपके, तो गुर्जर प्रतिहार आपके इसमें शामिल थे, क्या थे, गुर्जर प्रतिहार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है आपका कहाँ पर, तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में, दक्कन में। बृहदेश्वर जो मंदिर है आपका वो कौन सी जगह पर और कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है। तो बताइए बृहदेश्वर मंदिर और किसके लिए समर्पित है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना कब हुई थी, किसने करवाई थी। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना 1010 ईस्वी में, किसमें, 1010 ईस्वी में, है ना, किसने करवाई थी बताइए, राजेंद्र प्रथम, चोल शासक, है ना, लिख लीजिए, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा, है ना, चोल शासक, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है, तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1010 ईस्वी में हुई थी। और किसने इसकी स्थापना करवाई थी, चोलों ने करवाई थी। कौन से चोल शासक थे, राजराज प्रथम, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है, ये तंजौर में स्थित है। ये सब बेसिक चीजें हमें याद रखनी होंगी। और आप क्लास को, सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी आप लोग यूपी टेट के लिए उतने जागृत हुए नहीं है, लेकिन यूपी टेट समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए सीटेट इस बार कितने दिन बाद हुआ है ना, सीटेट का एग्जाम आपका कितने लंबे समय बाद हुआ है। तो आप लोग को अभी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, बाद में आएंगी क्लास को, लेकिन भाई अपने दोस्त फ्रेंड्स सभी को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, प्रॉपर वे में। नेक्स्ट है आपका शाहनामा किसने, किसके द्वारा लिखी थी, उमर खैयाम के द्वारा, फिरदौसी के द्वारा, सेखादी के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। जो शाहनामा है आपकी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, बताइए शहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी। एक सेकेंड, ठीक है, शहनामा आपकी जो लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। शहनामा पुस्तक थी आपकी, किसके द्वारा लिखी गई थी। सभी स्टूडेंट आंसर जरूर करते रहे, ठीक है, कमेंट्स नहीं करते आप लोग, है ना। यू बेटा जब तक आप टाइप करके लिख के भेजेंगे ना, तो आपकी गलतियां भी होंगी तो डिस्कशन होगा ना क्लास में, ठीक है। और कुछ टाइम बाद आपकी क्लासेस प्रॉपर हमारी टीचर्स एकेडमी के चैनल पर ही चलेगी, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, फिरदौसी, फिरदौसी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलियम बेंटिंग विलियम नीति, लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे प्रॉपर वे में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके क्या सती प्रथा का इन्होंने क्या किया था, अंत किया था, कब, 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। क्या किया था, सती प्रथा का अंत, है ना, इन्होंने किया था सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था 22 मार्च, है ना। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, है ना। 1857 की क्रांति के समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी विलय नीति, है ना, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी विलय नीति, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। लॉर्ड डलहौजी क्या है आपकी, विलय नीति है। और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके क्या है, स्थायी बंदोबस्त, बात आपकी सही है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसे इस्तेमारी भी कहते हैं, और 22 मार्च 1793 को हुआ था। ये कब हुआ था, 22 मार्च 1793, ठीक है, 1793। ए इज योर राइट आंसर। इतने एक्सप्लेनेशन के साथ हमें अपनी चीजों को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें अपनी चीजों को बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है।
तो मैं चाहूंगी कि आप लोग क्लास को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ठीक है। ये क्लास लिटरली सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को प्रॉपर वे में शेयर करें, खुद भी क्लास में जुड़े रहे। और जीएस की जो क्लासेस होती है, एसएसटी की जो हमारी क्लासेस होती है, उसमें हम जितना ज्यादा लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे उतनी ही बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि लाइव में आप अपनी चीजों को टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने आंसर करते हैं तो आपको अपनी कमियां पता चल सकती हैं। ऐसे कुछ आइडिया नहीं लगता है। तो मैं फिर से कहूंगी, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को एक बार जरूर शेयर करेंगे, सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं अभी, और प्रॉपर रिस्पॉन्स करते रहिए साथ साथ आप लोग, ठीक है। और रिस्पॉन्स करना भी उतना ही जरूरी है क्लास में। जब आप आंसर करते हैं तो टीचर की भी नजर में रहता है, आइडिया रहता है कि आपकी ये क्वेश्चंस गलत है, यहाँ पे हम बच्चे इस क्वेश्चंस को लगभग ज्यादा गलत कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को हमें अच्छे से प्रिपेयर कराना होगा अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इससे टीचर भी आपके बारे में यूज टू रहता है, अपडेटेड रहता है। बाकी जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आता है, मार्को पोलो कौन थे? अन्वेषक थे, वैज्ञानिक थे, प्रकाशक थे, लेखक थे? सिंगल क्लास में बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स के नाम पे शून्य है। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? रिस्पॉन्स करिए प्रॉपर। गलती होगी क्या हो गया, टीचर के ही सामने गलती होगी ना, और गलतियां कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। थैंक यू। टीचर के सामने गलती होगी ना, कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। चलिए, मार्को पोलो क्या थे? अन्वेषक थे। क्या थे? बहुत बड़े अन्वेषक थे। ये सब बेसिक चीजें हमें बहुत अच्छे से करनी होंगी। और हमारे देखो बेटा, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने की सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है? हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। तो मैं वही करा रही हूँ। अब आप लोगों की पहली सीढ़ी लगभग समाप्त होने वाली है। प्रीवियस ईयर चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में आपके न्यू क्वेश्चन जैसे कल की क्लास में थे, आज की क्लास में लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अन्वेषक थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र, प्रथम भारतीय समाचार पत्र की बात हो रही है, कौन सा था? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो पहला भारतीय समाचार पत्र था वो क्या था? प्रथम भारतीय जो समाचार पत्र था वो आपका था बंगाल गजट। क्या था? प्रथम भारतीय समाचार पत्र था आपका बंगाल गजट, ठीक है ना। जिसे 1818 में जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया था। जिसे 1818 में, जिसे 1818 में जेम्स हिक्की ने, जेम्स हिक्की ने प्रारंभ किया था। ठीक है, जेम्स हिक्की ने प्रारंभ किया था। 1818 में किसने? जेम्स हिक्की ने प्रारंभ किया था, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं। बंगाल गजट तो पता है। अब आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी भाषा में प्रकाशित था? तो बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में प्रचारित होने वाला पहला था। जो अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो अंग्रेजी कौन था? बंगाल गजट था। अब आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी भाषा में पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो वो क्या है? आपका बंगाल गजट है, ठीक है। अब दूसरा आपसे पूछा जाएगा बंगाल गजट कब प्रारंभ हुआ था? 1818 में आया था। किसने किया था? जेम्सिस्की ने किया था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, होमवर्क समझ लीजिए कुछ भी, कि जेम्सिस्की जो 1818 में कोई शासक किसका था, कौन थे उस टाइम, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से भारतीय समाचार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। जो प्रथम भूमिगत रेलवे थी, जैसे ना, तो न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, लंदन में, दुबई में, कहाँ पे हुआ था? सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, बच्चे सभी एक बार प्रॉपर क्लास को शेयर भी करें और रिस्पॉन्स जरूर करें, ठीक है, फटाफट से। विश्व का प्रथम भूमिगत रेलवे आपका कहाँ हुआ था?
ठीक है, ये कैसा भाप इंजन है और ये कब हुआ था? न्यूयॉर्क में, है ना। इसकी डेट कोई बच्चा बता सकता है क्या? बताइए। सॉरी, पानी कुछ थोड़ा सा काम था इसलिए हो गया। ठीक है, 10 जनवरी 1863 में। 10 जनवरी 1863। 10 जनवरी 1863। ठीक है, समझ में आया आप लोग को या नहीं? नेक्स्ट है आपका, अमेरिका में नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, 7 अगस्त 1944 को, 15 अगस्त 1945 को। जब मैंने आप लोगों को पहला प्रैक्टिस सेट कराया था टीचर्स अकेडमी के चैनल पे, तो ये क्वेश्चन आपका पहले प्रैक्टिस सेट में था। ठीक है, मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन भी किया था। अब आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, जो भी बच्चे क्लास में, क्या इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं या नहीं, बताइए। अमेरिका के ने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था बताइए? अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराया था नागासाकी में, कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को गिराया था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर 6 अगस्त को किस पे गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, है ना, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। इस पे हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, 2 पे गिराया था इन्होंने, हिरोशिमा व नागासाकी पर। ठीक है, अभी पहला पूछ लिया, दूसरा भी पूछ सकता है। तो हिरोशिमा पर गिराया था और नागासाकी पर गिराया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। एक 6 अगस्त 1945 है, एक दूसरा है आपका 9 अगस्त 1945। ये चीजें आपको याद रखनी है, परमाणु बम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष? 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। ठीक है, कब की गई थी? एक बार क्लास को आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को प्रॉपर शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से। तो क्या होगा? देखिए, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना भारत चीन युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी ना। किसके द्वारा की गई थी? कौन से प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1962 में की गई थी, है ना। 1962 में की गई थी। ये सब चीजें हमें याद रखनी होती हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। अब बताइए, यहाँ हमने कितने 10 क्वेश्चन किए। 10 क्वेश्चन में किसी सिंगल स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले क्लास को एक बार अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं, क्लास को एक बार अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को प्रॉपर शेयर करें। ठीक है, फटाफट से शेयर करिए जल्दी से। जो भी बच्चे क्लास में हैं, इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है, बाल कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था है, क्या है बताइए? बाल कल्याण से संबंधित जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है आपकी, वो क्या है? यूनिसेफ। क्या है? बाल कल्याण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था की है यूनिसेफ। क्या है? ठीक है, इसको याद करिए, क्या है? यूनिसेफ है, अंतरराष्ट्रीय, है ना। की स्थापना, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की जो स्थापना हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद कर लीजिए। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व विशेषकर देशों में अविकसित बाल विकासों का संरक्षण। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जो दक्षिण या फिर सार्क का सदस्य नहीं है? क्लास को एक बार आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को प्रॉपर वे में शेयर कर दीजिए बेटा। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, इसको शेयर जरूर करें। कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, भूटान। बताइए, सबसे पहले हमें दक्षिण के कितने देश हैं, शहर हैं, उनको हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है,
तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985 को हुई थी। 1985 ईस्वी में हुई है, ठीक है, इसकी स्थापना। अब जिसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 7 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? वर्तमान में 8 है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? देशों की 8 है। तो लिखिए भारत, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, मालदीव, श्रीलंका एवं अफगानिस्तान। कितने? 8 देश हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है बताइए? म्यांमार नहीं है ना? म्यांमार नहीं है। नेगेटिव पूछ लिया आपसे, म्यांमार नहीं है। क्लास को एक बार आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट क्लास में, और सभी स्टूडेंट क्लास में एक बार कमेंट करें और क्लास को देखें जरूर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? देखिए, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। जो ऑप्शन दिए हैं हमें उसमें से जज करना है। तो कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी है? बताइए। बड़ी कह रहा है, लंबी कह रहा है? कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? लंबी, बड़ी, चौड़ी, सब नदियां अलग अलग होती हैं, है ना? सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को, ठीक है? और हम अपना जल्दी ही टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, प्रॉपर, मतलब एक जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसएसटी वाले बच्चे रहेंगे उनके लिए, ठीक है? वहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक? इसी तरीके से हम अपनी क्लासेस को करेंगे, ठीक ठीक ठीक, जल्दी जल्दी, ठीक है? तो बताइए क्या होगा, है ना? तो कृष्ण के सभी प्रायद्वीपीय नदियां जिसकी लंबाई गोदावरी की सबसे लंबी है ना, प्रश्न के अनुसार अगर देखेंगे तो गोदावरी है। आंसर सही है आपका, ठीक है? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहाँ तक कमेंट करिए पहले, है ना? क्लास में जितने भी बच्चे हैं कमेंट करिए आंसर्स को। क्या हुआ आप लोग आंसर को, आज आज सभी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकल्पना में नहीं किया जाता है? किसका उपयोग? चंद्रमा की ज्वारीय बल का, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल, अवसादन की दर। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए फटाफट से, आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु की परिकल्पना में नहीं किया जाता है? तो पृथ्वी के आकर्षण बल का प्रयोग पृथ्वी की आयु के आकलन में नहीं किया जाता है, ठीक है? तो सी इज योर राइट आंसर। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सभी स्टूडेंट, देखिए, आप कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम हमें अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें उसका सिलेबस अपने टिप्स पर याद होना चाहिए, ठीक है? और सिलेबस सबसे पहले आप देखिए, उसको याद कर लीजिए, सिर्फ या अपने कहीं रूम में कहीं वॉल लगा लीजिए, वॉल पे या कहीं भी, ठीक है? उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए सिलेबस का, वो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। देन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के क्वेश्चंस के लेवल का अंदाजा लगाना चाहिए। लेकिन इतने सालों बाद एग्जाम हो रहा है तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। इस बार आपका आयोग भी चेंज हो, एग्जाम को आयोग कंडक्ट करा रहा है, तो हमें अपने क्वेश्चंस को कैसे करना है, पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर लगाएं, देन न्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कैसे बन सकते हैं हम उसकी प्रैक्टिस करें, और प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द से जो भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है उसको प्रैक्टिस में जरूर करें। वो एक टीचर ही आपको करा सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही करा सकती हूँ, और भी कहीं से मार्केट से जो भी आपको ठीक लगे आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है? और थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी पढ़िए, पहले पीवाई क्यू थ्योरी, फिर प्रैक्टिस सेट। इसी तरीके से आप अपने सेशन को
जब तक आपका एग्जाम है जुलाई में तब तक आप करेंगे, लिटरली मैं लिख के दे रही हूँ, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है किसी भी एग्जाम को पास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, डेथ वैली जिसको कहते हैं, वो कहाँ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सॉरी, जो डेथ वैली है वो किस चीज का उदाहरण है? अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्त घाटी का, अवसादन की दर का? बताइए किसका उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है कि जो डेथ वैली है, और पूछ लिया जाएगा इसी क्वेश्चन से, आपको 2-3 आंसर्स मिल जाएंगे, आप चीजों को याद कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी मतलब डेथ वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे है? अमेरिका के दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में, दक्षिण में जो कैलिफोर्निया है, दक्षिण कैलिफोर्निया में डेथ वैली स्थित है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये सब चीजें हमें प्रॉपर याद होनी चाहिए। तो कहाँ पे? रिफ्ट घाटी का। तो कहाँ पे है ये? उदाहरण किसका है? डेथ वैली किसका एग्जाम्पल है आपका? रिफ्ट वैली का। ठीक है, रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट है आपका, मेयन ज्वालामुखी पर्वत स्थित है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, हवाई द्वीप में, चिली में या फिर फिलीपींस में? जो मेयन हवाई द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? फटाफट से प्रॉपर वे में आप आंसर बताएंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। ठीक है, बताइए। मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस के लूजन आइलैंड पर अल्बे प्रोविंसी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आपको यहाँ से एक चीज देखने को मिल गई, मेयन ज्वालामुखी कैसा है? सक्रिय। एक होते हैं सक्रिय, एक निष्क्रिय, है ना? है ना? तो सक्रिय ज्वालामुखी कैसे हो गए? जिनमें बहुत लंबे समय से जैसे उद्गार चल रहा है, वर्तमान में भी उद्गार हो रहा है। और कैसे एक जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें ज्वाला हुआ है, कभी हुआ होगा भविष्य में, सॉरी, पास्ट में कभी हुआ होगा, लेकिन अभी फ्यूचर में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका। फटाफट फटाफट हम लोग अपनी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मतलब मेका, है ना, मेखला पाई जाती है? बालघाट और छिंदवाड़ा में, उदयपुर, अजमेर और अलवर में, हजारीबाग, गया और मुंगेर में, सलेम और धर्मपुरी में? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 और इसका आंसर करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कहाँ पे पाया जाएगा? आंसर करेंगे। अब इसका मैं आपका वेट कर रही हूँ सभी स्टूडेंट्स का। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। ठीक है भाई, आपको 40-45 मिनट में, 50 मिनट में 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जा रहे हैं डेली। और टाइम से 11 बजते ही आप क्लास ज्वाइन कर लिया करिए। 11 बजे आपकी टाइमिंग है और 11 बजे मैं लाइव हो जाती हूँ। ठीक है, मैक्सिमम कभी कभी होता है 11:01, 11:02, 11:05, है ना? तो आप लोग 11 बजे क्लास में आ जाया करिए। 11 बजे मैं लाइव हो जाती हूँ। ठीक है, हमारी यूट्यूब की क्लासेस की टाइमिंग 11 बजे है। तर्कस बैच चल रहा है, बैच में भी क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, चलिए वहां पे हम थ्योरी को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ फैक्चुअल नोट्स भी दिए जाएंगे। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें कुछ फैक्ट भी रटने पड़ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, और एनसीईआरटी को तो एक बार बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक, चलिए अब करिए, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो हजारीबाग में, गया में और मुंगेर में। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है सभी को? कैसी लग रही है क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है सभी स्टूडेंट्स, प्रॉपर प्रॉपर। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? विक्र फील्डर कहा जाता है, ब्लैक रोलर कहा जाता है, सिरोको कहा जाता है या फिर मिस्ट्रॉल कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन है। फारस की खाड़ी में इसे सामाल कहा जाता है। इसको फारस की खाड़ी में, इसको फारस की फारस की खाड़ी में इसे शामाल कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, फारस की खाड़ी में इसे शामाल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ब्लैक रोलर। क्या है, गर्म शुष्क धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है, ब्लैक रोलर, और फारस की खाड़ी में इसे शामाल कहा जाता है। नया क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, शामाल किसे कहते हैं, शामाल कहाँ पे कहते हैं, तो फारस की खाड़ी में शामाल कहते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। लंदन थेम्स पर है, पेरिस डेन्यूब, न्यूयॉर्क मिसिसिपी, दिल्ली यमुना। पूछ रहा है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे इसमें एक जोड़ा गलत है, वो कौन सा गलत है पहले देख लीजिए। नेगेटिव को पूछ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं पूछ रहा है। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। तो लंदन थेम्स नदी पर स्थित है। पेरिस आपका डेन्यूब पे नहीं है, सीन नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, पेरिस आपका सीन नदी पर। ठीक है, पेरिस आपका सीन नदी पर स्थित है। तो यहाँ से हम अभी याद कर लेते हैं, ये चार चीजें हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। बेसिक बेसिक चीजें हमें हमेशा पता होनी चाहिए, और मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। भाई कल से आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट चलेगा वो थोड़े से टफ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के लेवल को अब इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, इजी हमने कर लिया, मॉडरेट आएंगे, फिर टफ क्वेश्चंस पे आएंगे। इजी अब हो चुके हैं आपके, कल से जो प्रैक्टिस सेट होगा वो मॉडरेट होगा। कैसा होगा, मॉडरेट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। लंदन आपका थेम्स नदी पर है, पेरिस सीन नदी पर, न्यूयॉर्क मिसिसिपी पे है, और दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं स्पीड मीटर, है ना, विंडवेन, या फिर बैरोमीटर, या फिर एनीमोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कोई भी बच्चा कर सकता है। तो वायु की जो गति हम नापते हैं वो किससे नापते हैं, एनीमोमीटर की सहायता से ना। वायु की गति को एवं शक्ति को मापा जाए। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायु दाब, है ना, वायु दाब। बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, वायु दाब। ये सारे वायु से ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो वायु दाब, प्रेशर। और एनीमोमीटर को हम किससे नापते हैं, विंडवेन, हवा की दिशा। वायु की गति सामान्यतः जिस यंत्र से नापते हैं, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से नापते हैं। विंड वेन, वायु हवा की दिशा। हवा की दिशा विंड वेन है, हवा की दिशा क्या है, विंड वेन है। ठीक, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किसमें, ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्र में, रेलवे में, वाष्पीय जहाजों में। कोयले का जो सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं, बताइए। कोयले का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पर होता है, बताइए फटाफट से। कोयले का जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है, फटाफट फटाफट बताएं सभी बच्चे, कमेंट करें एक बार जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आ गया, तो क्या होगा इसका आंसर, ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट है,
बेलाडीला खदान पाई जाती है। सोना में अब्रक, लोहा, अयस्क, हीरा। बेलाडीला जो खदान है वो किसकी है? बेलाडीला जो खदान है वो किसकी है? लौह अयस्क की। किसकी है? लौह अयस्क की। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा कब की थी? बताइए। कितने? 30 अनुच्छेद हैं इसमें। 10 दिसंबर 1948 को। कब की थी? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को, है ना? ये 10 दिसंबर 1948 को की थी। ठीक है, फटाफट फटाफट हम इन चीजों को कर ले रहे हैं कवर। नेक्स्ट है हमारा, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, है ना? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। नागौर और राजस्थान के नागौर जिले में, है ना? 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को इसको लागू किया गया था, है ना? और राजस्थान में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक ठीक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। बेसिक है, सब कर चुके हैं कल से, बस आज इजी क्वेश्चंस का आज लेवल खत्म। अब हम इसके अब मॉडरेट क्वेश्चंस पे आएंगे। 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है केंद्र और राज्य संबंधों से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, पंचायती राज प्रणाली से। बताइए, 73वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? बताइए, 73वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी अगर कोई गलत करता है तो बहुत सोचने वाली बात है। भाग 9 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 243 काम है ना? और इसमें 29 विषय है। तो 73वां संशोधन जो है आपका पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। कब इसमें भाग 9 को जोड़ा गया था? ठीक है, अनुच्छेद 243 का को। प्रीति क्रीजी आंसर कर रही हैं आप, ठीक है, लेकिन इतना लेट क्लास में क्यों आती है बेटा? क्लास की टाइमिंग है 11 बजे और मैं रेगुलर कह रही हूँ आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, प्रॉपर जुड़िए क्लास में, ठीक है? और आप लोग को उसका फायदा मिलेगा, लिटरली मैं कह रही हूँ कि आपको उसका प्रॉफिट मिलना कंफर्म है, ठीक है? चलिए, एक बार क्लास को करिए तो सही, रिदम में तो आइए। अब देखिए, मार्च गया, अप्रैल, मई, है ना, और जून, 3 महीने ऐसे निकलेंगे ना, उसमें आपको सीडीपी, हिंदी, एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जैसा आपको ठीक लगे। तो अस्पृश्यता की समाप्ति का जो संबंध है वो किस में है? बताइए। अस्पृश्यता की जो समाप्ति है अनुच्छेद 17 में है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। स्वतंत्र वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। ठीक है, फटाफट फटाफट करें आंसर्स, और फटाफट से करें, जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर्स भी करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका 3 है आपका, ये जो दिया है भारतीय संविधान के भाग 3, है ना, में क्या है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो, मूल अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वे राइट्स होते हैं जो हमें क्या होते हैं? व्यक्ति को नेचर से प्राप्त होते हैं। उनके लिए उल्लंघन के लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम जब सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे। इस अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, फिर जब हमारा उल्लंघन होगा, हमें हाई कोर्ट जाना होगा, तो हम अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो मूल अधिकार था, अस्पृश्यता का अंत क्या है आपका? अनुच्छेद 17 में। 18 में उपाधियों का अंत। 16 में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 19A में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सब चीजें हमें याद रखनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पूछा। और अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद भाग 3 में। तो कहाँ से आर्टिकल इसके क्या? अनुच्छेद 12 से 35 क्या है? अनुच्छेद इसके 12 से 35 में भारतीय संविधान में किसका? मूल अधिकारों का वर्णन है। भाग 1 में क्या है बताइए? भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। 4 में नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए, इसको हमें मिलाना है, ये आर्टिकल्स हमें याद करने हैं। वित्त आयोग, वित्तीय आपातकालीन स्थिति, संवैधानिक संशोधन, राज्यसभा। तो संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है, ये सबको पता होगा। डी का थर्ड है, तो देख लीजिए यहाँ पे भी डी का थर्ड है, ऑप्शन दिख रहा है, वो एलिमिनेशन वाले रूल से हो जाएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एलिमिनेशन से एक से हमने। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना उद्देश्य के साथ साथ क्या है?
बाकी चीजों को भी याद करना, ठीक है, अपनी चीजों को कायम रखना, उस पर अच्छे तरीके से चलना। तो अब हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट का आपका क्या होगा, वित्त आयोग क्या है, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 है। वित्तीय आपातकालीन जो स्थिति है आपकी वो क्या है, अनुच्छेद 360 है। राज्यसभा आपका 312 है। राज्यसभा आपका 312 है, ठीक है। तो याद कर लीजिए अभी के अभी, वित्त आयोग 280, राज्यसभा आपका है 312, वित्तीय आपातकालीन स्थिति 360, ठीक है। और ठीक है, ये सब चीजें हमें याद करनी है प्रॉपर वे में। और आपका संवैधानिक संशोधन है ना, अमेंडमेंट आपका क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका क्या है, आर्टिकल 368, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है आपका, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है वो क्या है। वो तो सबको पता होगा, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है अपनी वो बेसिक, ये सब चीजें अगर हमें नहीं पता है तो सोच लीजिए बहुत सोचने वाली बात है। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है 3:2 है ना, 3:2। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, 3:2। बी इज योर राइट आंसर, 3:2 पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ ही रहा होगा जहां तक है आप लोगों को, 3:2 है इसकी लंबाई। संविधान द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान द्वारा इसे संविधान द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, ये कमेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो सॉरी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, होमवर्क में जो अपडेटेड का आंसर होगा वो करेंगे। आप अपडेटेड आंसर इसका आप लोग होमवर्क में इसका अपडेटेड आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। कौन सा ऐसा राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, निम्नलिखित में से, है ना, बताएंगे जरा कौन से देश की सीमा। तो भारत में 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। कौन कौन से, भारत में 5 राज्य हैं, 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उनको हम लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला है हमारा, लिखिए फटाफट से। पहला है हमारा, एक सेकंड, पहला लिखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम, है ना। ये 5 राज्य, बंगाल जो 5 देशों से सीमा करता है साझा, इसका मतलब ये है कि हमें अपने नेबर कंट्रीज के कौन कौन सी सीमा किस किस राज्य से टच होती है ये भी याद करना है, ठीक है। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से, मैं कल से आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स वाली शॉर्ट्स बनाती हूँ, लेके आती हूँ, तो उसमें आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी। तो पहला, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो किस राज्य से नहीं मिल रही है आपकी, बताइए। बांग्लादेश से नहीं मिल रही है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, मणिपुर से नहीं मिल रही। याद कर लीजिए, बांग्लादेश से भारत की 5 राज्यों की सीमा टच होती है, वो कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल, मेरे साथ साथ बोलिए, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ठीक है। इसको इसी तरीके से हमें याद करना है।
ठीक, चलिए अब हमने जो 30 क्वेश्चंस पढ़े हैं, हम इनको 5 मिनट में, देखिए मैं रिवाइज कराने का प्रयास करती हूँ डेली क्लास में। मैं आप लोगों को लास्ट में आपने देखा होगा कि मैं 5 मिनट में सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ये सब चीजें बहुत बेस्ट मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए तो वर्तमान में जो अंकोर वाट स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ याद रिविजन करेंगे, है ना। 5 मिनट में सोचिए पूरा। वर्तमान में जो अंकोर वाट है वो कंपूचिया, जिसे हम कंबोडिया कहते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, चलिए अब भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? तो गुर्जर प्रतिहार ने किया था। उसकी स्टार्टिंग की थी वत्सराज ने। नेक्स्ट है हमारा बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है हमारा वो कहाँ पर स्थित है? तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा शहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? शहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। शहनामा, अरे, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। शहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो स्थायी बंदोबस्त है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग है आपका, उसने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी विलियम ने क्या किया? विलय नीति। ठीक है, ये याद करनी है हमें। नेक्स्ट है मार्को पोलो कौन थे? अन्वेषक थे। जो मार्को पोलो थे वो क्या थे? आपके अन्वेषक थे। ठीक है, पूछा जाता है आपसे। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र क्या था? जो प्रथम भारतीय समाचार पत्र था बंगाल गजट था, जिसे 1818 में जेम्स हिस्की ने लाया था। और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, पूछा जा सकता है बंगाल गजट। प्रथम भूमिगत रेलवे का जो निर्माण हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1863, 1863। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। और अमेरिका ने दो परमाणु बम गिराया था। जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा व नागासाकी। ठीक है, तो हिरोशिमा पर एक पे 9 अगस्त 1945 को, एक 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा? मैंने दोनों जगह 9 अगस्त 1945 लिख दिया है क्या? एक 6 अगस्त 1945 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक 9 अगस्त है, एक 6 अगस्त है। दूसरा है आपका क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा? देखिए दूसरा क्या होगा? नागरिक सुरक्षा संगठन की जो स्थापना है वो 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, बाल कल्याण से संबंधित है यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? म्यांमार दक्षिण का सदस्य नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस को उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकल्पना में किया जाता है? पृथ्वी का आकर्षण बल का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में के दक्षिण में कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर में। कहाँ पे पाई जाती है? हजारीबाग में, गया में और मुंगेर में। फिर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी जो पवन है उसको कहा जाता है ब्लैक रोलर। और फारस की खाड़ी में इसी ब्लैक रोलर को शामाल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पेरिस आपकी सेन नदी पर है, न्यूयॉर्क मिसिसिपी, दिल्ली यमुना, लंदन थेम्स। ठीक है, थेम्स, कहीं टेम्स भी बोलते हैं इसको। वायु की गति सामान्यतः जिसे यंत्र से नापी जाती है उसे एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए सब याद करना है आपको। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। नेक्स्ट है बैलेडिला खदान है कहाँ, किसके लिए जानी जाती है? लोहा अयस्क के लिए, बैलाडिला लोहा अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी 10 दिसंबर 1948। किन राज्यों में 1959 सर्वप्रथम पंचायती राज को? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाएगा स्पष्टता अनुच्छेद 17। ठीक है, वित्त आयोग जो है आपका अनुच्छेद 280, वित्तीय आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 360, राज्यसभा 312 और संवैधानिक संशोधन 368। राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 है। फिर आप वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष होमवर्क है, अपडेटेड बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है?
तो भारत में बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम। इसको याद कर लीजिए और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं कल 11 बजे, हमारी यूट्यूब की क्लास होती है। कल हम मिलेंगे सभी स्टूडेंट्स। हमारी क्लास की टाइमिंग ही 11 बजे और सभी स्टूडेंट 11 बजे प्रॉपर मिला करें, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं 11 बजे लाइव हो जाया करें क्लास में, ठीक है। प्रीति गिरी जी, प्रॉपर क्लास में रहना है आपको, है ना। जैसे नहीं आए और आके चले गए, प्रॉपर रेगुलर क्लास में रहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक, चलिए, ओके।